हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 डेरिवेशन लेकर के आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं और हो सकता है इस बार भी पूछ लिए जाएँ, है ना। और आपके केमिस्ट्री में ज़्यादातर डेरिवेशन ज़्यादा होते भी नहीं हैं, सिर्फ ये जो रासायनिक बलगति की चैप्टर है इसमें आपके 4 डेरिवेशन है और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो उन्हें आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए एंड आप रिवाइज करके जाइएगा और आपको ये आपके एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच करिएगा एंड मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा और आपको एक ही वीडियो में चारों डेरिवेशन बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए आपको बोल रहा हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज हमारी जो चैनल की फैमिली है वो 1K क्रॉस करने वाली है एंड मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी वो 1K क्रॉस करे ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए एंड मैं आपको जो है आगे भी पढ़ा पाऊँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम इतना नहीं है जो कि आप लॉस कर सकें। आपका जो है एग्ज़ाम, आज आपका एग्ज़ाम है और लगभग आपके 2 से 3 घंटे ही बचे हुए हैं। तो आप इस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए एंड आपको ये चारों डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण सबसे पहले हम देखेंगे और इससे पहले आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा भी पता होनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका लॉजिक इस वाले डेरिवेशन में होने वाला है ना। तो आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा भी आनी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है पहले से ही, ताकि मैं आपको ईजिली समझा पाऊँ, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। काफ़ी आसान परिभाषा है। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग जो होगा अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करेगा, वे अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अब अगर आपको ये डेफिनेशन कठिन लग रही है तो आपको एक नीचे में मैंने अथवा करके एक और लिखी है, अगर आपको ये सूटेबल हो तो आप इसे याद कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे भी याद कर सकते हो। ओके, दोनों में से कोई भी परिभाषा आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी परिभाषा लिखी है इसी की परिभाषा है, सेम एज इट इज़ है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये और ये दोनों रिएक्शन एक ही हैं, सेम बात है, बस आपको थोड़ा घुमा फिरा कर कहा गया है। आपको जो भी सूटेबल हो आप उसे याद कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये डेफिनेशन तो याद होंगी ही, अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन डेरिवेशन पे, जो कि हमारा फर्स्ट डेरिवेशन होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। कैसे प्राप्त करेंगे इसका व्यंजक, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आप यहाँ पर बिल्कुल फोकस के साथ वीडियो देखिएगा, आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल हलवा लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे A इज इक्वल टू प्रोडक्ट एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये हमने सिर्फ माना है, एज्यूम किया है ना। A इज इक्वल टू प्रोडक्ट एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये हमने मान लिया। सबसे पहला पॉइंट आपका ये होता है एंड इसके बाद आपको करना क्या है, t बराबर 0, यानी कि जब टाइम हमारा 0 होगा तो आपका जो अभिकारक होगा वो भी 0 होगा। ये बात आपको समझनी है। जब भाई आपकी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी तो वहाँ पर अभिकारक जो है बिल्कुल 0 होगा, यानी बिल्कुल शून्य होगा। तो ये आपको लिख देना है, t बराबर 0 समय पर अभिकारक भी शून्य होता है। ओके, एंड इसके बाद आपको करना क्या है, t1 समय पर आपका जो अभिकारक है वो a हो जाएगा, a 0 से बढ़कर a हो जाएगा, t बराबर 0 समय से t1 समय हो जाएगा। ओके, ये आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको लिखना है एंड इसके बाद अब यहाँ पर आपको जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा की आवश्यकता होगी, जो कि मैंने आपको बताया था। तो अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग जो होता है वो कैसे होता है, शून्य घात पर अभिकारक की शून्य घात कर समानुपाती होता है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अदरवाइज आप इसे जो है संकेतों में भी लिख सकते हो, मैंने संकेतों में लिख रखा है इस तरह से, माइनस का dA/dt समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, A0। A0 क्या है यहाँ पर, प्रारंभिक सांद्रता, सॉरी यहाँ पर A0 जो है शून्य घात है। ओके, शून्य घात के समानुपाती है। ये A0 जो है, A0 नहीं है, 0 हमेशा नीचे लगाते हैं एंड नॉट जो है यानी पावर जो है ऊपर लगाते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे माइनस कहाँ से आया, तो माइनस इसलिए आया, आप जानते हैं जब भी कोई अभिक्रिया शुरू होती है A से B
तो ये आपका क्या होता है, अभिकारक होता है। ये आप जानते हैं, ये अभिकारक होता है। एंड ये आपका क्या होता है, उत्पाद होता है। ओके, ये आपका उत्पाद होता है। अब आपसे मैं पूछूं, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो घटता क्या चीज़ है और बढ़ती क्या चीज़ है, यानी कि क्या कम होता है और क्या बढ़ता है, ये आपसे पूछूं तो आप कहेंगे अभिकारक कम होगा उसके बाद ही तो उत्पाद बनेगा ना। जब आपका अभिकारक कम होगा उसके बाद उत्पाद जो है बनना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब घट रहा है ना जी, तो घट रहा है, इसीलिए यहाँ पर अभिकारक के आगे माइनस लगाया जाता है। आई होप आपको ये लॉजिक तो समझ में आ गया होगा कि माइनस क्यों लगाते हैं। ओके, तो माइनस लगाने का सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हमारा जो है अभिकारक घटता है रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद और उत्पाद जो है बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाते हैं और यहाँ पर माइनस लगाते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब करना क्या है, आप जानते हैं जब भी हम किसी भी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। ओके, ये हमने के जो है एक कांस्टेंट है, हमने मान लिया यहाँ पर जो है हमने ये समानुपाती का निशान हटाया, बराबर का निशान लगाया, तो यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आ गया जो कि के है। ओके, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप को समझ लेते हैं। बाकी सब एज इट इज़ है, सिर्फ हमने समानुपाती के चिन्ह को यहाँ से रिमूव किया है, और जब भी हम समानुपाती के चिन्ह को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट के आ जाता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अब हमें करना क्या है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जब भी किसी संख्या की घात शून्य होती है, यानी कि किसी भी नंबर की अगर पावर शून्य होगी, ज़ीरो होगी, तो उसका मान 1 होता है। ये आप जानते ही हैं, आपने 5th 6th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, हमने जो a0 लिखा था k इंटू a0, a की पावर 0 थी, यानी कि शून्य घात के समानुपाती थी, तो वो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर मैंने चूंकि करके लिख दिया है, आप समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर अब होगा क्या, माइनस का dA अपॉन dt तो एज इट इज चल रहा है, यहाँ पर k की गुणा 1 से करोगे तो k ही तो आएगा ना, तो यहाँ पर मैंने k लिख दिया। ओके, अब हमें करना क्या है, ये वाला dt जो है इसे पक्षांतर करना है, यानी कि भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो वही मैंने किया है। माइनस का dA एज इट इज रहा, ये जो है dt को हमने बराबर के उस साइड भेज दिया, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, ये आपका मल्टीप्लाई में आ चुका है। अब आपको करना क्या है, समाकलन करना है। अब कई स्टूडेंट यहीं पर अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें जो है समाकलन करना ही नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, समाकलन इसमें काफ़ी हाई लेवल का तो लगेगा नहीं, बहुत ही बेसिक जो है इंटीग्रेशन यहाँ पर होने वाला है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा तो आप ईजिली समझ सकते हो। ओके, ज़्यादा बड़ा जो है समाकलन इसमें यूज ही नहीं होता है। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, समाकलन का निशान आप जानते ही हैं, इस तरह से होता है, कुछ आपने लगा दिया। अब करना क्या है, सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आसान है, यहाँ पर माइनस का a आएगा। अब आएगा क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं कि dx, आप थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जानते होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पर dx है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है, और एक का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। ओके, ये आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पर dA है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है ना, तो 1 है, इसलिए यहाँ पर a आया है, क्योंकि ये dA के सापेक्ष में है, dA के रिलेटेड है। ओके, और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इजीली समझ सकते हो, ये जो समाकलन का साइन होता है और ये d होता है, ये दोनों एक दूसरे से काट देते हैं। अगर ये दोनों हट जाएंगे तो माइनस का a आ जाएगा। ये आपको लिए बेटर तरीका होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ओके, अदरवाइज आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप इजीली समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, बट अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको इस तरह से समझना आसान होगा कि जो इंटीग्रेशन का साइन होता है वो d से रिमूव हो जाता है, यानी कि d और इंटीग्रेशन हट जाएगा तो माइनस का a आ जाएगा। ओके, इसी तरह से जो है यहाँ पर आप समझिएगा, तो k तो हमारा है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमने बाहर निकाल लिया इसे। अब dt का करना है, अब dt से वही होगा समाकलन और d, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, कट जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन और d एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा t, तो यहाँ पर k इंटू टी प्लस आई क्यों आया, अब यहाँ पर आई जो है एक कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसे आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। मैथमेटिक्स में c लिखा जाता है लेकिन ये केमिस्ट्री है, इसलिए यहाँ पर आई लिखा जाएगा। ओके, इतना आपको याद रखना है, मैथमेटिक्स में हम जो है c का उपयोग करते हैं, यहाँ पर हम आई का उपयोग करेंगे। ओके, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, आप डाउट को रहने मत दीजिए, आप डाउट को क्लोज करते हुए चलिएगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 मान लिया, अब आपको करना क्या है, a बराबर a0 तथा t बराबर 0 रखना है। कैसे रखना है, क्यों रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट जो है, उत्पाद जो है a से a0 हो गया,
और टी टाइम जो है हमारा 0 होगा। ओके, समय हमारा 0 होगा। अब हमें जो है ए की जगह A0 रखना है और टी के जगह 0 रखना है। ये रखेंगे हम किस में, समीकरण 1 में रखना है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1 में हमें क्या रखना है, ए की जगह पर A0 रखना है, टी के जगह पर 0 रखना है। तो सिंपली आपकी इक्वेशन ये थी फर्स्ट। तो आपको करना क्या है, इसमें मान रखना है। कैसे रखना है, देखिए माइनस का ए था और हमने बोला था ए की जगह A0 रखना है। ओके, तो माइनस का A0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं A0 हो गया, बराबर का निशान लगाएंगे। एंड यहाँ पर हमारा के था, के का के ही रहा। टी था, टी की जगह पर हमें क्या रखना था, 0, तो हमने 0 रख दिया। ओके, आप समझ गए होंगे। प्लस आई तो आई ही है। ओके, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ पर आई का वैल्यू चाहिए, आई का वैल्यू हमें निकालना है एंड फिर से हमें उसे इक्वेशन 1 में रख देना है। फिर हमारा ये जो है डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। हमें यहाँ पर आई का मान चाहिए, इसलिए हम ये जो है कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं आई के लिए। ओके, तो एक बार ये स्टेप मैं आपको दोबारा समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ए की जगह पर A0 रखना है, टी के जगह पर हमको 0 रखना है। किस में, इक्वेशन 1 में। ओके, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या कहती है, माइनस का ए बराबर KT प्लस आई। ओके, तो माइनस का ए है तो ए की जगह पर हमें A0 रखना था। तो देखिए माइनस का माइनस आया, ए की जगह पर A0 आया। ओके, बराबर से बराबर आया, के एंड यहाँ पर टी की जगह पर हमें 0 रखना था तो टी की जगह पर हमने 0 रख दिया, प्लस आई का आई ही रहेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखिए माइनस का A0 है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए के की गुणा आप 0 में करोगे, किसी भी चीज़ किसी भी संख्या की गुणा आप 0 में करते हो तो वो पूरा 0 हो जाता है वो टर्म। तो यहाँ पर आई का मान डायरेक्टली हमें मिल गया माइनस का A0। ओके, आई का मान मिल गया हमें माइनस का A0। ये आपका मान जो मिल गया है ना, आपको आई का मान समीकरण 1 में रख देना है, इतना आपको करना है एंड आपका जो है ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये रखना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए आई का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 हमारी क्या थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी समीकरण 1 ही है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसमें करना कुछ नहीं है, बाकी सब सेम रहेगा। सिर्फ आई की जगह पर हमने जो आई का मान निकाला है वो आपको रखना है। और आई का हमारा मान क्या आया है, तो माइनस का A0 आया है। ओके, माइनस का A0 आया है तो इसको उठाकर हमें यहाँ रखना है। तो रखना कैसे वो आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस का ए ऐसे ही रहा, बराबर KT ऐसे ही रहा, प्लस यहाँ पर हमारा था क्या, आई की जगह पर हमने माइनस का A0 रख दिया। ओके, समझ गए आप। अब इसके आगे करना क्या है हमें, माइनस का ए ऐसे ही रहेगा, बराबर KT। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इतनी तो आपको मैथमेटिक्स आती है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस का A0 हो गया। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, एक बार दोबारा बताता हूँ, माइनस का ए है तो माइनस का ए रहा, KT है KT रहा, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस हो गया, A0 का A0 रहा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, क्या स्टेप है इसकी। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं KT बराबर A0 माइनस ए। अब आप कहेंगे KT का मान ये कैसे आया, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए माइनस का ए बराबर KT माइनस A0 था, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो जब भी हम इस चीज़ को माइनस की है बराबर के उस साइड जाएगी तो किसकी होगी, प्लस की होगी। आप जानते हैं माइनस का A0 है तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का होगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A0 प्लस का हो गया एंड ये हमारा माइनस का था ही तो ये हमारा माइनस का ही रहा और ये हमारा KT था तो KT रहा। आई होप आप समझ गए होंगे। इतनी बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिक्स इसमें यूज हो रही है, कोई ज़्यादा हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं है, आप समझ सकते हो। ओके, तो ये आपका जो है KT का मान आ गया। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें टी भी यहाँ पर नहीं रखना है क्योंकि हमें वेग स्थिरांक का जो है प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का आप सूत्र निकाल रहे हो तो वो कैसे निकालोगे, ओनली ऑन आपका के रहना चाहिए इस साइड, आपकी जो टी है उसे आपको बराबर के उस साइड भेजना पड़ेगा। अब आप जानते हैं जब भी आप किसी भी चीज़ को गुणा में होती है और बराबर के उस साइड भेजते हैं तो वो भाग में हो जाती है ना। तो इसे हम 1/, करके लिख सकते हैं, 1/T हो जाएगा एंड ये हमारा चल ही रहा है एज इट इज़ A0 माइनस ए। तो ये जो फाइनली आपका इस बॉक्स में आप देख रहे हो रेड कलर के बॉक्स में, ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आया है यही आपका जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण होता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस यहाँ पर हमने एक बात और लिखी है, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। इस तरह से आप लिख देना, आपका ये जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण आ जाता है, ये आपका शून्य कोटि का हो गया। अब यहीं पर एक जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन होता है, सेकेंड नंबर डेरिवेशन कह सकते हैं, वो होता है अर्धायुकाल, है ना। अर्धायुकाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल,
ये आपको समझना होगा, है ना। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का भी एक फॉर्मूला होता है, वो कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, अगर आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण सीख लिया तो आपको अर्ध आयुकाल वाला बिल्कुल हलवा लगने वाला है, बिल्कुल आसान लगने वाला है ना। तो आप आगे वीडियो में बने रहिए, आपको चारों डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएंगे। ये आपका फर्स्ट नंबर डेरिवेशन था जो कि आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब बात करते हैं अर्ध आयुकाल की। तो यहाँ पर मैंने जो इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है, आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फटाफट से। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड। ओके, तो इसे समझ लेते हैं। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसे टी हाफ कह सकते हो या फिर T1/2 कह सकते हो। टी हाफ कहना ज़्यादा बेटर है, एज ग्रेटर देन T1/2 है ना। तो टी हाफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात करें, एक बार दोबारा से पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए ही चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेकंड नंबर डेरिवेशन उसे हम समझ लेते हैं। सेकंड नंबर डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा आसान है अगर आपको पहला डेरिवेशन आ गया तब। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल कैसे निकालेंगे, तो वो हम समझ लेते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारा जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण जो है ये होता है K बराबर 1/T A0 - A। अगर हमें ये पता है तो हम यहीं से इस जो है फॉर्मूले को ड्राइव करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है K बराबर 1/T A0 - A। यहाँ पर आप लिख सकते हो वी नो दैट, हम जानते हैं। ओके, इस तरह से इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे। तो ये डेरिवेशन उस डेरिवेशन की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। ओके, तो यहाँ पर बात करें, अब हमें T बराबर T हाफ रखना है, A बराबर A0/2 रखना है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम T समय होगा, T बराबर T हाफ से हमें किसको शो करते हैं, तो आप कहेंगे अर्ध आयुकाल को हम T हाफ से शो करते हैं, तो इसलिए हम T बराबर T हाफ रखेंगे। ओके, यहाँ पर A बराबर A0/2 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा है, परिभाषा का बहुत लॉजिक है इसमें। अगर आपको परिभाषा याद नहीं है तो आप ज़रूर इन डेरिवेशन को कठिन समझते होगे। कठिन नहीं है डेरिवेशन अगर आपको परिभाषाएं भी याद हैं। परिभाषा हमारी ये कहती है, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। यही बात आपकी समझने की है। यहाँ पर आप देखिए, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता को हम A0 से शो करते हैं, ये आप जानते हैं। प्रारंभिक सांद्रता को हम A0 से शो करते हैं, ये आप जानते हैं। और ये हमारा जो है पदार्थ है, कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा यानी 1/2 करके लिखा है, तो आधा हो गया ना। तो कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं। ओके, इसलिए हमें ये दोनों वैल्यूज़ हमें रखनी पड़ेंगी। अब करना कुछ नहीं है, हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में हमें रखना क्या है, T बराबर T हाफ रखना है, A0 बराबर A बराबर A0/2 रखना है। ओके, इतनी जो वैल्यूज़ आपकी हैं, दो T की और A की, ये आपको दोनों वैल्यूज़ समीकरण 1 में रख देनी है एंड आपका डेरिवेशन हो जाएगा। करना क्या है, यहाँ पर आप देखिए, T और A के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रखने कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं K बराबर 1/T था तो 1/T हाफ हो जाएगा। A0 - A था तो A0 तो A0 ही रहेगा, माइनस A की जगह पर क्या आएगा, A0/2 आएगा। आप समझ गए होंगे। एंड आगे बढ़ते हैं तो आगे होगा क्या, अब यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है। जब भी 1/2 में से 1 जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं A0 में से A0/2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको समझाता हूँ, 1 - 1/2। अगर इस तरह से आप घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर आप आड़ी तिरछी गुणा करके भी घटा सकते हो, जैसे भी आप घटाते हो वैसे घटा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 1/2 आएगा। ओके, इतनी आप जानते ही होगे मैथमेटिक्स, तो इतनी आपको मैथमेटिक्स इसमें लगानी है। ओके, तो यहाँ पर A0 में से जब A0/2 को हम घटाएंगे तो हमारे पास A0/2 आएगा। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। तो बस वही है, K बराबर 1/T हाफ A0/2। तो ये जो आप ब्लैक कलर के बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखा हुआ देख रहे हो ना, इसी को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो काफ़ी आसान था, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको पहला वाला डेरिवेशन आ गया तो दूसरा आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कुछ और बेसिक चीज़ें भी लिख रखी हैं जिससे आपके MCQs वगैरह बन जाते हैं एग्जाम में, तो वो आप समझ लीजिए। T हाफ बराबर A0/2 के, A0/2 के कैसे, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, T हाफ को यहाँ ले गए एंड K को यहाँ ले आए, तो
A0/2 के हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमें ये एक चीज़ समझने को मिलती है, जो अर्धायुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। किसमें? शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल में, है ना। तो यहाँ पर आप समझिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से MCQs बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो वो इस तरह से ऑप्शन दे देंगे एंड आपको टिक करना होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है या नहीं, तो आप कहेंगे करता है। ओके, निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला है। ओके, तो ये भी आपको हो गया सेकेंड डेरिवेशन। अब बात करते हैं हमारे जो थर्ड डेरिवेशन है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, वो देख सकते हैं। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपने उसे बना रखा है कॉम्प्लिकेटेड, जो कि हमारा होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसका व्यंजक वो हमें बताना है। ओके, काफ़ी इजी है, इसे समझते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, वही मानेंगे जो हमने पहले रिएक्शन में माना था। माना A= प्रोडक्ट एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये हमने मान लिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जी। ए से एक उत्पाद बनना है, प्रोडक्ट बनना है, जो कि हमने मान लिया एक यानी कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिखनी है, T=0, T=T। मतलब आप समझ गए होंगे, T=0 समय पर T=T। इसको आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद आपको करना क्या है, मैं आपको इजी करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अभिक्रिया का वेग समानुपाती A⁴ अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसलिए बोला था आपको परिभाषाएं आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे अगर मैं पूछूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, तो आप कहेंगे वे अभिक्रियाएं जो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हमने अभिक्रिया का वेग जो है समानुपाती कर दिया A के कंसंट्रेशन ऑफ पावर 1। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का dA/dt। अब माइनस क्यों लगाया वो आप समझ गए होंगे, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बराबर KA क्यों आया, अब आप समझ गए हैं, जब भी कांस्टेंट हटता है तो एक K आ जाता है। ओके, एंड पावर 1 है तो बार बार 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी की भी पावर 1 होती ही है। ओके, उसका मान वही रहता है, जैसे 2 की पावर 1 है तो वो 2 ही रहेगा, ना कि 3। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके स्टेप देखते हैं। यहाँ तक आप समझ गए हैं, माइनस का dA/A। अब यहाँ पर A क्यों आया, वो आया नहीं है, वो लाया गया है। अब कैसे लाया गया है, यहाँ का A हम यहाँ पर ले आए और ये dt हम यहाँ पर ले गए। कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। तो माइनस का dA/A हो गया, बराबर में kdt हो गया। ओके, ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि भाई हमें करना है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है, तो इसलिए हमने फॉर्मेट में लाए हैं और कुछ नहीं किया है। फॉर्मेट में लाने के लिए हमने ऐसा किया था। ओके, तो फॉर्मेट में ले आए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये साइन इंटीग्रेशन को होता है, जो कि आपको डराते रहता है। तो अब बात करते हैं माइनस का dA/A बराबर में के बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है कि जो भी आपके नियतांक वगैरह होते हैं उनके जो है समाकलन नहीं होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि इसका मान log E क्यों आया। अब ये आपको तभी पता होगा जब आपने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ रखा होगा, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये बेसिकली ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, वो इस तरह से लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला बनता है एक 1/A। 1/A है तो इसका log A होगा, माइनस तो है ही तो माइनस आएगा। 1/A का log A होता है। बेस में E लिखो या ना लिखो वो माना ही जाता है, वो अंडरस्टूड है। ओके, लॉग के बेस में E लिखो ना लिखो वो अंडरस्टूड होती है, वो सबको पता होती है। ओके, एंड फ्रेंड्स मैंने आपको बताया 1/A का क्या होता है, log A होता है, तो इसलिए इसका log A हुआ है। बेसिकली आपका ये फॉर्मूला होता है, इसे आप याद कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है आपको समझाने के लिए, है ना। तो 1/A का इंटीग्रेशन log A होता है, ये आप समझ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। एंड यहाँ से इंटीग्रेशन का D हट जाएगा, तो यहाँ से KT + I बन जाएगा। I क्या है, कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया। मैथमेटिक्स में हम C लिखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम I लिखेंगे। ओके, यहाँ पर माइनस का log EA हो गया, बराबर में KT + I हो गया। ओके, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों आगे कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हम जो है T=0 रखेंगे, A=A0 रखेंगे। क्यों रखेंगे, कब रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो मैंने आपको अभी बताया ही है, बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते हो, बोर हो जाते हो, है ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पर होगा क्या। तो हम इक्वेशन 1 में इनका मान रख लेंगे, T=0 रखेंगे और A=A0 रखेंगे। अब क्यों रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमें I का मान, I का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। I की वैल्यू हमें मिल जाएगी, फटाक से हम इक्वेशन 1 में रख देंगे एंड हमारा डेरिवेशन खल्लास।
इतना ही आप हमें करना होता है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों आप समझ गए कि हमें डेरिवेशन किस तरह से करना है। तो यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, आई का मान निकालेंगे। तो आई का मान क्या आ जाएगा, जब भी मैंने आपको बताया किसी संख्या की गुणा हम जीरो से करते हैं तो वो पूरा जो टर्म है वो जीरो हो जाती है। तो ये पूरा जीरो हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब यहाँ पर माइनस का ई ए नॉट बचेगा। ए नॉट क्यों बचेगा, क्योंकि हमारा माइनस का लॉग ए था, यहाँ पर ए जीरो कराए, क्यों, क्योंकि हमें ए की जगह ए जीरो रखना था। ओके, एंड यहाँ पर के की गुणा जब जीरो से होगी तो ये पूरा जीरो ही हो जाएगा प्लस आई। तो यहाँ से हमारा फाइनली आई का मान जो निकल के आएगा वो आएगा माइनस का लॉग ए नॉट। ई आप बेस में होती है, पढ़ो या ना पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं होता है। माइनस का लॉग ए जीरो, ये आपकी आई का मान आ चुका है। अब हमें करना क्या है, आई का मान हमें समीकरण नंबर 1 में रख देना है। ओके, समीकरण नंबर 1 में हमें आई का मान रखना है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर हमारी 1 कुछ इस तरह से थी, हमें आई का मान रखना है सिर्फ माइनस का लॉग ए बराबर के टी, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। लॉग ई ए जीरो, यहाँ पर हमने करा कुछ नहीं है, आई का मान ही रखा है। ओके, आई का मान रख दिए तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये टर्म बन जाती है। एंड इसके आगे जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, माइनस का लॉग ई ए, ये पूरी टर्म माइनस की है। मैंने आपको बताया जब भी ये जो है बराबर के उस साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ओके, जब भी कोई चीज़ गुणा में होती है बराबर की उस साइड जाती है तो वो भाग में हो जाती है, जब भी भाग में होती है तो गुणा में हो जाती है, जोड़ में होती है तो घटाव में, और घटाव में होती है तो जोड़ में। ये आपने 5th 6th क्लास में सीख रखा होगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बात करें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर के टी बराबर लॉग ए जीरो माइनस लॉग ए हो जाएगा। और होगा कैसे वो मैंने आपको बता दी। अब आपने यहाँ पर लॉगरिथम पढ़ा होगा, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है मैं आपको बताता हूँ, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन। जब भी आपको दिखे तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग एम बटे एन, ये आप इसे लिख सकते हैं बिना डरे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के टी बराबर लॉग ई ए जीरो बटे ए, इस तरह से हमने लिख दिया। बेसिकली हमें एक जो प्रॉपर्टी जानते थे किसकी, लॉगरिथम की, तो लॉग की हमने एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो हमने इस तरह से बना लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, के बराबर, अब यहाँ पर हमें टी नहीं चाहिए तो टी को हमने बराबर के उस साइड भेजना है। और मैंने क्या आपको क्या बताया, जब भी कोई चीज़ गुणा में होती है बराबर के उस साइड जाती है तो भाग में हो जाती है, तो 1 अपॉन करके लिखेंगे, के बराबर 1 अपॉन लॉग ए जीरो बट्टे ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा हो जाएगा के बराबर 2.303। अब ये वाला कहाँ से आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी लॉग बेस ई हो, लॉग का बेस ई हो और हमें उसे लॉग का बेस 10 करना हो, यहाँ पर आप समझिएगा लॉग बेस ई है और हमें लॉग बेस 10 करना है। अब 10 क्यों करना है, हम लॉग ई भी तो छोड़ सकते थे, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारे जो फॉर्मूलेज होते हैं जो कि आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो वहाँ पर आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है अगर आप उसे लॉग ई में ना करके लॉग 10 में करते हैं। इसलिए हमने फार्मूले में log 10 का इस्तेमाल किया है, ना कि log e का, क्योंकि log e का करोगे तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे एंड आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें log 10 में बदलना पड़ेगा log e को, और log e को जब भी log 10 में बदलते हैं तो वहाँ पर एक संख्या आ जाती है, और संख्या का कितनी संख्या है वो 2.303, ये आपकी संख्या होती है 2.303, इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो सिंपली हमने यही किया है, के बराबर 2.303 अपॉन टी और यहाँ पर इनटू में log 10 log बेस 10। ओके, ए जीरो बट्टे ए, ये आप ब्लैक कलर के बॉक्स में जो आप फॉर्मूला देख रहे हो यही हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण होता है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी था बट आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से समझाया है। अगर अब भी आपको कहीं पर दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है ये भी 3rd नंबर डेरिवेशन भी कंप्लीट हो जाता है। बहुत बहुत खुशखबरी, क्योंकि आपने 3 डेरिवेशन बिल्कुल आसानी से सीख चुके हैं। अब हम चौथे डेरिवेशन को सीखने जा रहे हैं। ओके, चौथा डेरिवेशन काफ़ी आसान हो जाता है अगर आपको तीसरा समझ में आ गया, क्योंकि ये रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पर आप देखिए अर्ध आयुकाल होगा, यहाँ पर अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ पीरियड। अब हमें जो है इसका भी अर्धायुकाल निकालना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का भी एक व्यंजक होता है, वो भी हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण कुछ इस तरह से होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए जीरो बटे ए। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ये किसका है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया कि अर्धायुकाल कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर हमारा जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कुछ इस तरह से होता है। अब हम आगे के स्टेप्स देख लेते हैं किस तरह से होने वाले हैं।
तो दोस्तों आप करेंगे कुछ नहीं, वही करेंगे जो हमने शून्य कोटि के अर्धआयुकाल का फॉर्मूला निकालना था ना, तो उसके तरह हमें इसमें स्टेप को फॉलो करना है। टी बराबर टी हाफ रखेंगे, ए बराबर A0/2 रखेंगे। क्यों रखेंगे, मैंने आपको लॉजिक पहले ही बता दिया है। तो अब हम सिंपली यहाँ पर मान रख देते हैं। के बराबर 2.303 अपॉन टी होता है, लेकिन यहाँ पर टी हाफ हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें टी के जगह पर टी हाफ रखना है। ओके, लॉग बेस A0/A था, ए की जगह पर हमें क्या रखना है, A0/2 रखना है, इसलिए A0/2 रख दिया। अब होगा क्या, यहाँ से A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, लॉग के बराबर 2.303 टी हाफ अपॉन में टी हाफ है, लॉग टू आ जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आप 3010 से याद कर सकते हो, अदरवाइज आप 0.3010 के तक करके भी याद रख सकते हो। इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो हो सकता है आपको इसका वैल्यू दे रखा हो। अगर नहीं दिया होगा तो आपको ये याद होना चाहिए लॉग 2 का मान कितना होता है। तो लॉग 2 का मान होता है 0.3010। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है, आपको 2.303 की गुणा करनी है किसके साथ, 0.3010 के साथ। अब इसकी गुणा आप करने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं आपको बता दूं आपको इसकी गुणा जो है याद ही कर लेनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है, और आपके पास जो है एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं कि आप वहाँ पर गुणा भाग करें। आपको अगर इसका मान वैल्यू पता होगी तो आप ईजिली डायरेक्टली वहाँ पर पुट कर सकते हो, एंड आपका न्यूमेरिकल का आंसर मिल जाएगा आपको, अगर आप इसे याद कर लेते हो तब। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लॉस नहीं हो तो ही अच्छा है, क्योंकि 2 से 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा, उसमें अगर आप गुणा भाग करने बैठ गए तो आपके और क्वेश्चंस भी छूट सकते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो है मल्टीप्लाई क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो मल्टीप्लाई होती है 0.693 काफ़ी ईजी वैल्यू है, एंड आप याद भी कर सकते हो। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर 0.693 आता है, अपॉन में टी हाफ है ही, बराबर में के है। आप ये जो ब्लैक कलर के बॉक्स में जो फॉर्मूला देख रहे हो, यही हमारा प्रथम कोटि के अर्धायुकाल का जो है वेग फॉर्मूला होता है, आप इसे समझ सकते हो। ओके, एंड मैं आपको बता दूं ये फार्मूला आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है किसमें, न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करेंगे, टी हाफ का मान दे देंगे और आपको वेग स्थिरांक का मान पूछेंगे। अगर आप वेग स्थिरांक का मान दे दिए तो टी हाफ का मान पूछेंगे। तो यहाँ पर आप अदला बदली करके इनके आंसर ईजिली निकाल सकते हो, एंड अपना टाइम बचा सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें भी यहाँ पर वही देखना है जो हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में देखा था, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है या नहीं। वही हमें यहाँ पर भी देखना है, क्योंकि यहाँ से जो है MCQs वगैरह बन जाते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, हम पूरी तैयारी से होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर टी हाफ का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन क्यू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ भाग में होती है, बराबर की उस साइड जाती है तो गुणा में होती है, और गुणा में होती है तो भाग में जाती है, तो इसलिए हमने इन्हें एक्सचेंज कर दिया, है ना। ये आप देख सकते हैं इन्हें एक्सचेंज किया गया और कुछ नहीं किया है, टी हाफ को इधर लाए, के को इधर भेज दिया। ओके, अब यहाँ पर आप एक कंक्लूजन सीखे, क्या सीखे, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, A0 के। ओके, A0 यहाँ पर A0 नहीं, A0 घात है। ओके, यानी शून्य घात है, प्रारंभिक अभिकारक के शून्य घात है। ओके, यह सिद्ध करता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपको यहाँ पर A0 दिख ही नहीं रहा है भाई। अगर A0 दिखता तो हम कहते कि उसके समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, वो हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर A0 है ही नहीं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल जो होगा वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। अर्थात यह सिद्ध करता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है, डिपेंड ही नहीं करता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपने 4 डेरिवेशन सीख लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चारों डेरिवेशन आपको बिल्कुल आसान भाषा में और काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस तरह से मैंने आपको काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, एंड मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है आपको समझाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन ज़रूर से देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट करता है, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आपके समझ में आया है तो आपके दोस्तों के भी 100% समझ में आएगा। ओके,
तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी चैनल की 1K फैमिली होने वाली है एंड आपके ही वजह से होगी वो। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।